Hello everyone, myself Nikhil Kumar. I am studying King George's Medical University, a third year MBBS student, and today we are going to study about how to approach a patient with swelling or lump. So, what is the difference between lumps and swelling? So, first we will talk about lump. So, what is lump? Lump is any vague mass in the body tissue. Okay, in the body, if there is any vague mass deposit anywhere, that is known as lump. What about swelling? Swelling is also a vague term and it is just an enlargement or protuberance of any part of the body. Okay, so it is enlargement or protuberance of any part of the body. Here you can see, you can classify the causes. Okay, so here you can classify, it can be congenital, जन्मजात हो, या कोई ट्रॉमा की वजह से हो, या कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से हो, या कोई न्यूप्लास्टिक चेंज की वजह से हो, या कोई मिसलेनियस चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन लम्प्स एंड स्वेलिंग्स. ओके, नेक्स्ट, व्हाई लम्प्स एंड स्वेलिंग्स आर स्टडीड टुगेदर. लम्प्स और स्वेलिंग एक साथ क्यों पढ़े जाते हैं? तो इसका रीज़न ये होता है कि लम्प्स और स्वेलिंग एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए इनकी जो हिस्ट्री या एग्जामिनेशन जो होता है वो हम एक साथ ही करते हैं. ओके, तो देन वी कैन टॉक कि जो हमारा लम्प या स्वेलिंग जो भी दिख रहा है, क्या वो ट्यूमर भी तो हो सकता है ना. तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि इट विल बी ट्यूमर और नॉट, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. बट हियर आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज कि व्हाट इज ट्यूमर. तो as we all know कि tumor or it can also be called as neoplasm is a growth of new cells, okay, which can proliferate independently. It's a new cell, so it will cause enlargement of the structure which it involves. Okay, so it is due to mitosis or invasiveness, okay, to the surrounding structure. So there are two type of tumor we all know. It can be a benign tumor or it can be a malignant tumor. So the main funda behind classification of benign and malignant is benign tumor is very slow, so it takes time to grow. Okay, but malignant one is very fast, it proliferate very fast, so it invades structure very fast, so it grows in size very fast. If it is benign, so it grows very slowly, but if it is malignant, so it grows very fast. Okay, now how we will take the history of lumps and swellings. So first of all, we will talk it in terms of headings. So let's see कि फर्स्ट वन इज द ड्यूरेशन. तो आपके पास पेशेंट आया और स्वेलिंग के साथ आया हुआ है. अब वो किसी भी पार्ट का स्वेलिंग हो सकता है, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं. तो स्वेलिंग में सबसे पहला आप क्वेश्चन ये करेंगे कि ड्यूरेशन क्या है, जो स्वेलिंग है उसका ड्यूरेशन क्या है. सबसे पहली बात, पेशेंट ने नोटिस कब किया था स्वेलिंग को या लंप को. ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने समय का है इस जो स्वेलिंग है उसका ड्यूरेशन क्या है. ओके, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जो कुछ स्वेलिंग जो होते हैं वो कॉन्जेनाइटल होते हैं, तो हमें याद रखने चाहिए कि कुछ मोस्ट कॉमन स्वेलिंग जो कि कॉन्जेनाइटल होते हैं, कई बार होता है कि पेशेंट जो होता है वो लेट स्टेज में प्रेजेंट करता है. जब तक पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक पेशेंट नहीं आता, या कोई कॉस्मेटिक इफेक्ट कॉस्मेटिक डिसफिगरेशन नहीं होता तब तक पेशेंट नहीं आता हमारे पास. तो हम ऐसी डिजीज जो कि कॉन्जेनाइटल स्वेलिंग कॉज करते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सिस्टिक हाइग्रोमा, सॉरी इट इज नॉट विजिबल, cystic hygroma. Okay, cystic hygroma and meningocele. In these two cases, the swelling is present since birth. Okay, swelling is present since birth. So you have to remember it. Then you have to remember कि there are, मतलब जब पेशेंट बोलता है ना तो पेशेंट के लैंग्वेज में दो टोन होता है.
दो लैंग्वेज होता है। पहली बात वो बोलता है कि मैंने स्वेलिंग को 2 मंथ पहले नोटिस किया। दूसरा वो बोलता है कि मैंने जो स्वेलिंग देखा वो पहली बार वो 2 मंथ पहले आया। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है, जब उसने बोला कि लंप जो है वो 2 महीने पहले आया, इस पे वो श्योर है कि हाँ इसी स्टेज पे आया। लेकिन जब वो बोलता है पेशेंट कि 2 मंथ पहले मैंने नोटिस किया, इसका मतलब ये है कि वो 2 मंथ पहले से भी स्वेलिंग हो सकती थी। ठीक है, तो ये दोनों बात में थोड़ा गौर करना है कि 2 मंथ पहले नोटिस किया या 2 मंथ पहले वो अपीयर हुआ। ठीक है, ये दोनों चीज में नोटिस करना। तो यही बात यहाँ पे कही हुई है कि फॉर्मर इज द पेशेंट फाइंडिंग एंड इट इज वेरी ऑफन दैट दे फील इज एक्सिस्टेंस लेटर देन इट एक्चुअली अपीयर। ओके, नेक्स्ट। तो लंप विल, अब हम बात करेंगे कि ड्यूरेशन से हमें क्या इंपॉर्टेंस पता चलता है, क्यों हम पूछते हैं ड्यूरेशन के बारे में। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि लंप जो है ना ये इन्फ्लेमेटरी है, न्यूप्लास्टिक है या क्रॉनिक है या न्यूप्लास्टिक अगेन। ओके, तो लंप अगर वो शॉर्टर ड्यूरेशन का है और पेन हो रहा है तो वो इन्फेक्शियस है, इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन मतलब स्वेलिंग हुई और पेन भी होना चालू हो गया, स्वेलिंग हुई और पेन भी होना चालू हो गया, तो वो क्या आता है, शॉर्टर ड्यूरेशन का हुआ वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पेन। ओके, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से वो पेन हुआ। फिर उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन की हिस्ट्री है और पेन भी नहीं हो रहा, तो वो न्यूप्लास्टिक है। ठीक है, और न्यूप्लास्टिक में भी वो बेनाइन है, क्योंकि जो मेलिग्नेंट वाला होगा वो बहुत जल्दी, उसकी हिस्ट्री बहुत शॉर्ट होगी क्योंकि वो फास्ट ग्रो कर रहा है। स्वेलिंग विथ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड विथ स्लाइट पेन। ठीक है, जैसे मैंने यही बोला कि इन्फ्लेमेटरी है तो उसमें एक्यूट भी तो हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, तो पेन जरूरी है। अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसमें पेन जरूरी है। अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम ले रहा है तो वो क्रॉनिक है, अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम ले रहा है तो वो एक्यूट है। ओके, फिर उसके बाद अगर स्वेलिंग होती है शॉर्टर ड्यूरेशन तो इट मे बी न्यूप्लास्टिक। अब तुम बोलोगे कि शॉर्टर ड्यूरेशन का था तो आपने बोला था वो इन्फ्लेमेटरी होगा। नहीं, शॉर्टर ड्यूरेशन का भी न्यूप्लास्टिक हो सकता है, लेकिन जो न्यूप्लाज्म है वो मेलिग्नेंट होना चाहिए। ओके, जो न्यूप्लाज्म है वो मेलिग्नेंट होना चाहिए, तब वो शॉर्टर ड्यूरेशन में भी न्यूप्लास्टिक हो सकता है, क्योंकि मेलिग्नेंट वाले का ग्रोथ ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ ऑनसेट। मोड ऑफ ऑनसेट का क्या इंपॉर्टेंस होता है स्वेलिंग या लंप की हिस्ट्री में। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो स्वेलिंग है वो कैसे स्टार्ट हुई है, उसका कॉज क्या है। ओके, तो जैसे हो सकता है कि वो स्वेलिंग जो है, नॉर्मल इंसान अगर सोचे तो सोच सकता है कि ट्रॉमा की वजह से हो सकता है कोई स्वेलिंग हो गई, एट द इंस्टेंट हो गई कि ट्रॉमा हुआ। और जैसे मोस्ट कॉमन कोई ट्रॉमा तो हमें पता होना चाहिए, कुछ कुछ नाम पता होना चाहिए कि फ्रैक्चर की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गया बोन का, तो फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन, और डिसलोकेशन ऑफ द बोन या हेमेटोमा का फॉर्मेशन हो गया, इनकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है। फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियसली अपने आप स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, अपने आप स्वेलिंग हो, पहले तो हमने बता दिया ट्रॉमा, दूसरा वो अपने स्पॉन्टेनियसली हो सकती है और वो फास्ट ग्रो कर रही है। ठीक है, वो स्वेलिंग जो है वो बहुत फास्टली ग्रो कर रही है और साथ साथ सीवियर पेन है, तो फास्ट ग्रो कर रही है, सीवियर पेन है, किसकी तरफ इशारा करता है, इन्फ्लेमेशन की तरफ इशारा करता है। मैंने पहले ही बताया था ड्यूरेशन वाले टॉपिक में। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, कभी कभार जो स्वेलिंग होती है वो हम कैजुअली नोटिस कर लेते हैं, या हम नोटिस कर लेते हैं, या हमारे साथ जो रह रहा है वो नोटिस करता है। तो और वो धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होती है, लेकिन वो टाइम लेती है, तो मैंने बोला कि वो नियोप्लाज्म होता है। ठीक है, वो नियोप्लाज्म होता है। ओके, फिर उसके बाद एक और कॉज हो सकता है, जैसे कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होते हैं जिसको हम बहुत ही अवॉइड कर देते हैं। जैसे बर्न हुआ, बर्न की वजह से एक स्कार आ गया बॉडी पे, वो हील हो गया, हमने जो भी उसका ट्रीटमेंट करना था हमने किया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो किलोइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्कार जो है वो स्कार ऑफ बर्न, ये एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन था किलोइड्स के लिए। किलोइड जो है वो भी एक स्वेलिंग है।
तो उसकी वजह से हो गया। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, या वैसे कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के रूप में हमारा पिन प्रिक भी हो सकता है, जो हम ईयर में पिन प्रिक करते हैं, वो भी एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जो कि स्वेलिंग को एराइज कर सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना। या एक बेनाइन नेवस मार्क होता है, ये भी कॉज कर सकता है मैलिग्नेंट मेलेनोमा का स्वेलिंग। ओके, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नियोप्लाज्म स्वेलिंग? नियोप्लाज्म की जो स्वेलिंग होती है वो थोड़ी सी स्पेशल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें तुमको पेशेंट जो होगा, हमें पेशेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक हिस्ट्री देता है कि डॉक्टर साहब मैं जब नहा रहा था या अपने हाथ धो रहा था या कोई एक्टिविटी कर रहा था, तब मुझे पता चला कि अरे मेरे यहाँ पे स्वेलिंग है। तब मुझे पता चला कि कोई स्वेलिंग है। या मैं कुछ काम कर रहा था और मेरे रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया, इस पोर्शन पे स्वेलिंग कैसे हो गई, और तुम्हें पता ही नहीं होता, पेशेंट को पता ही नहीं होता। तो ये भी रीजन होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किस चीज का? ये कैरेक्टरिस्टिक होता है नियोप्लाज्म का। ठीक है, और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में तुरंत केयरफुल मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर वो पेनफुल होता है, जैसे अगर वो पेनलेस जो स्वेलिंग होती है वो पेनलेस होती है, तभी तो पेशेंट को पता नहीं चलता। लेकिन अगर वो पेनफुल होती है तो हमें पता चल जाता है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन या ट्रॉमा से रिलेटेड है, क्योंकि शॉर्ट हिस्ट्री एंड पेन की हिस्ट्री अगर होती है तो वो इन्फ्लेमेटरी या ट्रॉमा की तरफ तो इशारा करता है। ओके, अदर सिम्टम एसोसिएटेड विथ लम्प। क्या होता है कि अधिकतर हम मिस कर जाते हैं जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो अधिकतर हम हिस्ट्री में मिस कर जाते हैं कि केवल हम लंप की हिस्ट्री लेते हैं, उसकी साइज ये सब वगैरह सब पूछते हैं, लोकेशन ये सब वगैरह पूछते हैं, लेकिन लंप के साथ साथ और भी एसोसिएटेड चीजें होती है जिसकी हिस्ट्री लेना हम भूल जाते हैं, जो कि रिलेवेंट हो सकती है हमें डायग्नोसिस की तरफ ले जाने के लिए। तो सबसे पहला जो लंप के साथ एसोसिएटेड होता है वो पेन होता है। पेन जो होता है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो कि लंप के साथ एसोसिएटेड होता है, और ये पेशेंट बताता है। कभी कभार क्या होता है कि जो स्वेलिंग हो रही है वो एक कुछ ऐसी जगह पे होती है जिसकी वजह से फंक्शन होता है उस स्ट्रक्चर का वो लॉस हो जाता है। जैसे हमारे चेस्ट के रीजन पे हो गया तो ब्रेथलेसनेस हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, खाना खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर नी ज्वाइंट पे हो गया तो नी ज्वाइंट की पे हो गया तो उसका फंक्शन यानी कि मूवमेंट का फंक्शन लॉस हो सकता है, या डिसफिगरेशन हो सकता है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? लंप की वजह से। तो हम अगर लंप की हिस्ट्री ले लें और बाकी हम हिस्ट्री ही ना लें तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि पेशेंट जो है वो लंप के साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी तो हमारे पास आ रहा है ना, तो वो भी चीज ठीक करना है। तो जनरली पेन की तो हिस्ट्री पेशेंट देता है, लेकिन बाकी वो हिस्ट्री नहीं देता, तो हमें वो पूछना पड़ता है। ठीक है, पेन इज ए important and frequent complaint of traumatic and inflammatory swelling, whereas ये मैंने बता चुका कई बार कि जो पेन होता है वो इन्फ्लेमेटरी या ट्रोमैटिक वाले केस में होता है, हिस्ट्री अगर होती है, लेकिन नियोप्लास्टिक वाले केस में जनरली नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अर्ली स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, लेकिन वही जब लेटर स्टेज होता है, जब ट्यूमर का ग्रोथ होता है और नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, नर्व ब्लड वेसल्स इन सब का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसकी वजह से जरूर पेन होता है। ओके, इफ द पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन्स एसोसिएटेड विद द लंप, द सर्जन शुड नो प्रीसियसली अबाउट इट्स नेचर। जब पेन होता है तो जब भी लंप में पेन होता है तो उससे हमको उस पेन से हमको डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं, और तो हम उस पेन के बारे में पूछते हैं पेशेंट से। ठीक है, उसकी हिस्ट्री हम लेते हैं, पेन की हिस्ट्री। ओके, अगर प्रेजेंट होती है, और किस कंडीशन में होगी मोस्ट कॉमनली? यस, इन्फ्लेमेशन में होगी और ट्रॉमा के केस में होगी, और लेट स्टेज ऑफ नियोप्लाज्म के केस में होगी। ओके, नेचर ऑफ पेन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लंप के अंदर अगर पेन मौजूद है तो उसका नेचर ऑफ पेन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वेदर द पेन इज थ्रॉबिंग, अगर पेन थ्रॉबिंग है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, वो सजेस्ट करता है इन्फ्लेमेशन की तरफ। देखो, हमको
इन्फ्लेमेशन अगर नहीं पकड़ पा रहे थे हम लंप की वजह से, या ड्यूरेशन नहीं पता था, तो हम यहाँ पे एक हमें क्लू मिल सकता है कि यहाँ पे पेन जो है वो थ्रॉबिंग है, पेन है, तो उसकी वजह से हमें मिल सकता है इन्फ्लेमेशन का क्लू। और इन्फ्लेमेशन के बाद पस फॉर्मेशन होता है, ये भी पता है। या बर्निंग या स्टेबिंग पेन है, या ऐसा भी हो सकता है कि पेन जो है एकदम सडन है, तुरंत पेन स्टार्ट हुआ, एकदम शार्प है, सीवियर है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, डिस्टेंडिंग एंड एकिंग टाइप। तो ये पेन के नेचर से हमें इन्फ्लेमेशन के बारे में हमें पता चल रहा है कि अगर पेन जो है वो थ्रॉबिंग पेन है तो इन्फ्लेमेशन को हम कंसीडर कर सकते हैं अपने डायग्नोसिस में। ओके, साइट ऑफ पेन, साइट ऑफ पेन भी इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभार क्या होता है कि जो पेन होता है वो लंप के एरिया तक सीमित रहता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि लंप के एरिया तक सीमित रहता है। समटाइम द पेन इज रिफर्ड टू सम अदर पार्ट, अदर साइड ऑफ द अफेक्टेड वन। ओके, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अफेक्टेड हिप जॉइंट, हिप जॉइंट इन्वॉल्व है, वहां पे स्वेलिंग है, तो पेन जो होगी वो हिप जॉइंट पे होगी। लेकिन पेन जो होता है हिप जॉइंट का जो पेन होता है वो कभी कभार नी जॉइंट की तरफ चला जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हिप जॉइंट का जो पेन होता है वो नी जॉइंट के पास चला जाता है। ये हिप जॉइंट के स्वेलिंग के पेन की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफन पेन जो होता है वो लोकलाइज होता है जहां तक स्वेलिंग होती है। ओके, टाइम ऑफ ऑनसेट, जो पेन है लंप के अंदर वो कब से स्टार्ट हुआ। इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन पेन ऑलवेज अपीयर बिफोर द स्वेलिंग। पहले क्या होता है, पेन शुरू होता है फिर उसके बाद स्वेलिंग होती है। पहले पेन शुरू होता है फिर उसके बाद स्वेलिंग होती है, तो वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में ऐसा होता है कि पहले पेन होता है देन उसके बाद स्वेलिंग होती है। ओके, इन केस ऑफ ट्यूमर, जैसे बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, जैसे मैंने बताया कि स्वेलिंग होता है धीरे 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 धीरे, टाइम होता है, तब किसी नर्व को पकड़ता है, उसको कंप्रेस कर देता है जिसकी वजह से पेन होता है। तो स्वेलिंग पहले होती है फिर उसके बाद पेन होता है, ठीक है। तो पेशेंट स्वेलिंग की वजह से आता है, ना कि पेन की वजह से आता है अगर वो ट्यूमर होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी इम्प्रेस्ड टू स्ट्रांगली दैट मोस्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर बी इट स्टमक, किडनी, रेक्टम, ब्रेस्ट आर पेनलेस टू स्टार्ट विद। लेकिन हम ऐसे 100% नहीं कह सकते कि जो पेशेंट आएगा तो हमेशा स्वेलिंग से आएगा पहले, पेन से नहीं आएगा। हो सकता है कुछ सिचुएशन में कि पेन से भी पेशेंट आ जाए, क्योंकि वो मैलिग्नेंट वाला सिचुएशन होता है जिसमें ट्यूमर जो होता है बहुत ज़्यादा स्वेल करता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, उसी समय किसी स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर ले गया तो उस समय पेन का होना जायज़ है। ओके, पेन कब होता है, ठीक है। किसी भी जब पेन होता है तो उसका रीज़न क्या होता है, जैसे मैंने बताया, और भी कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो पेन होता है, कब से मैं चिल्ला रहा हूँ, या डीप इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है उसकी वजह से भी पेन होता है, ठीक है। अल्सरेशन हो गया उसकी वजह से भी, स्वेलिंग के अंदर अल्सरेशन, फंगेशन हो गया उसकी वजह से पेन हो सकता है, या एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन, ठीक है, उसकी वजह से भी पेन होता है। द ओनली एक्सेप्शन इज ऑस्टियोसार्कोमा, ओनली एक्सेप्शन, केवल एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, ऑस्टियोसार्कोमा, इन विच माइल्ड पेन इज यूजुअली द फर्स्ट सिम्टम प्रिसीडिंग द अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग। ऑस्टियोसार्कोमा का केस हमें बस पता होना चाहिए ट्यूमर के रिगार्डिंग कि ये ऐसा ट्यूमर होता है जिसमें पेन पहले होता है, स्वेलिंग बाद में आती है। जनरली क्या होता है ट्यूमर के केस में, स्वेलिंग पहले होता है, किसी नर्व का इन्वॉल्वमेंट करेगा, देन उसके बाद पेन होता है, ठीक। प्रोग्रेस ऑफ स्वेलिंग, अब उसके बाद स्वेलिंग की प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या जो स्वेलिंग, जो लंप है वो साइज में चेंज हुआ है या नहीं, कि वैसे का वैसे है कि क्या हुआ है उसके साथ। बेनाइन ट्यूमर जो होता है, हम अब इसके डीडी के बारे में बात करते हैं कि बेनाइन ट्यूमर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। बेनाइन ग्रोथ जो होता है वो जनरली क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। क्यों, ये तो हमें पता है कि मतलब स्लो चलता है, इसीलिए स्वेलिंग धीरे धीरे आती है, एंड समटाइम रिमेन स्टैटिक फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब इसका ये नेचर है, ठीक है, इसका बेनाइन ग्रोथ का ये नेचर है कि वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और कभी कभार क्या होता है वो ग्रोथ ही नहीं करता, वो स्टैटिक पड़ा रहता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बहुत ही क्विकली ग्रो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट अपना लगा लो कि एक ऐसा केस मैं बताता हूँ जिसमें
ऐसा होता है कि मान लो कि मतलब एक स्वेलिंग है, एक फिक्स साइज अटेन कर चुका है, उसके बाद वो बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो गया, बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो गया, तो क्या इसका इंटरफेरेंस क्या होगा कि पहले तो कांस्टेंट था, तो यानी कह सकते हैं बेनाइन था, ठीक है। अगर हम इन्फ्लेमेटरी और ट्रोमेटिक को रूल आउट कर चुके हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बेनाइन था, उसके बाद वो बड़ा होते गया अचानक से, तो इसमें क्या हुआ, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो बेनाइन ट्यूमर था वो मैलिग्नेंट बन गया। तो बेनाइन ट्यूमर की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्लो ग्रोथ करता है या स्टैटिक रहता है, लेकिन वहीं पे मैलिग्नेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है, तो इस केस में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि समटाइम द स्वेलिंग सडनली इंक्रीजेस इन साइज after remaining stationary for a long period. This suggests the malignant transformation of benign growth. If the swelling decrease in size, मतलब पेशेंट बोल रहा है कि पहले स्वेलिंग बड़ी थी डॉक्टर साहब और फिर उसके बाद छोटी हो गई, तो ये इन्फ्लेमेटरी लीजन है, ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी लीजन है, ये ट्यूमर की प्रॉपर्टी नहीं होती। The patient should be also asked whether he has noticed any change in the surface or consistency of the swelling, मतलब surface of the swelling उसके बारे में भी पूछना है पेशेंट से, ओके। अब हम उसके बाद बात करते हैं एग्जैक्ट साइट। एग्जैक्ट साइट तो ये देख के ही पता चल जाएगा कि साइट जो है वो कहाँ पे है स्वेलिंग की, तो हम उसको हिस्ट्री में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जब साइज होती बहुत बड़ी होती है तो उस समय हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते देख के इंस्पेक्शन से कि वो कहाँ से अराइज करती है, लेकिन पेशेंट तो जान रहा होता है ना, कि पेशेंट को पता होता है कि पहले वो छोटा था, बड़ा होते गया, अब बड़ा होते गया तो वो दूसरी लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन उसको पता है, उसे पूछोगे तो तब बताएगा पेशेंट कि वो ओरिजिनली में स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो ये सर्जन कंफ्यूज हो जाते हैं, उस समय पेशेंट जो होता है वो मदद करता है अगर हम सही से हिस्ट्री लेते हैं तो, ओके। फीवर, जो लंप होता है उसके साथ एसोसिएटेड फीवर भी होता है, ठीक है, तो इस चीज के बारे में पूछना चाहिए। इंक्वायरी मस्ट बी मेड वेदर द पेशेंट ran temperature along with swelling or not. This suggests inflammatory swelling, okay. Abscess anywhere in the body is associated with rise in the temperature. अगर कहीं भी abscess होता है तो rise in temperature से associated होता है, okay. Typical examples is axillary abscess, gluteal abscess या ischiorectal abscess। तो ये सारे के सारे किससे एसोसिएटेड होते हैं, फीवर से एसोसिएटेड होता है, तो ये एब्सेस होगा। और इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग्स होते हैं, ये भी फीवर से एसोसिएटेड होता है। पायोजेनिक लिम्फेडेनाइटिस, ये भी फीवर के साथ एसोसिएटेड होता है। हॉजकिंस डिजीज, रीनल कार्सिनोमा इज आल्सो एसोसिएटेड विद फीवर, ओके। देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अदर लम्प्स। उसके बाद हम पेशेंट से पूछते हैं कि क्या इस लंप के अलावा आपके पास आपको कभी दूसरा लंप भी हुआ है क्या, कभी या कहीं और हुआ है, जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। इससे हमें ये पता चल जाता है, जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का जब केस होता है तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो गया या डायफाइजियल एक्लेसिस हो गया, ये दोनों केस में क्या होता है ना, मल्टीपल स्वेलिंग होती है। तो अगर हमें दिखता है कि मल्टीपल स्वेलिंग है तो हमारे पास एक डीडी तो मिल जाता है, 2 डीडी मिल जाते हैं, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या डायफाइजियल एक्लेसिस, ओके। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में तो हम देखेंगे तो और भी ज्यादा सिम्टम्स आएंगे जो कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, तो वो सब देखने के बाद हम इस चीज के बारे में देखेंगे। हॉजकिंस डिजीज होता है, उसमें भी तुम्हारे मल्टीपल लिम्फो ग्लैडुलर इनलार्जमेंट देखने को मिलते हैं, एंड एब्सेसेस जो होते हैं वो एक के बाद एक होते रहते हैं, ठीक है। तो ये अदर लंप के बारे में है जो हमें पता होना चाहिए, पेशेंट से पूछना चाहिए कि इसके अलावा भी लंप है कि नहीं, ठीक है। सेकेंडरी चेंजेस, कभी कभार क्या होता है कि लंप जो है वो उसके धीरे धीरे जब वो ग्रोथ करता है तो उसके अंदर कुछ सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, जैसे सम स्वेलिंग प्रेजेंट एज सेकेंडरी चेंजेस सच एज
सॉफ्टनिंग हो सकता है, उसके अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है, फंगेशन हो सकता है, या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो सकते हैं। पेशेंट से इस चीज के बारे में भी हिस्ट्री लेनी चाहिए। इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन पर्टिकुलरली लिम्ब और स्पाइन। लम्ब का इन्वॉल्वमेंट हुआ लिम्ब एरिया में या स्पाइन एरिया में, तो उसकी वजह से इनके फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो सकता है। मल्टीपल स्वेलिंग में भी एसोसिएटेड विद स्वेलिंग नियर अबाउट, ठीक है। इंक्वायर अबाउट द नेचर ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ मूवमेंट, इंटेंसिटी ऑफ इट एंड हाउ मच ऑफ इट इज ड्यू टू स्वेलिंग, ठीक है। हमें ये पूछना रहता है कि अगर स्वेलिंग हुई है तो क्या कोई लॉस ऑफ मूवमेंट हुआ है तो कितने इंटेंसिटी का हुआ है, और कितना जो है पार्ट स्वेलिंग की वजह से हुआ है, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा एक है कैंसर जिसमें नी ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसमें पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ नी ज्वाइंट मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारे इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन ड्यू टू लम्ब और स्वेलिंग, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा हो गया जिसकी वजह से पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ नी मूवमेंट हो गया। वैसे ही कोल्ड एब्सेस हो गया। कोल्ड एब्सेस वो भी स्पाइन का जो मूवमेंट होता है वो हैम्पर कर देता है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन का। रिकरेंस ऑफ स्वेलिंग, एक बार स्वेलिंग हो गई फिर उसको ठीक भी कर दिया गया लेकिन फिर से स्वेलिंग हो गई, तो इफ द स्वेलिंग reoccur after removal, this often indicate malignant change in the benign growth or primary tumor is malignant। मतलब दोबारा अगर रिमूवल करने के बाद भी हो जा रहा है तो हम अपना दिमाग में डायग्नोसिस रखेंगे कि ये मैलिग्नेंट हो सकता है। अगर बेनाइन ग्रोथ था तो मैलिग्नेंट में चेंज हो गया, या अगर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जो प्राइमरी ट्यूमर है वही बेनाइन है, वही मैलिग्नेंट है। ओके, प्राइमरी ट्यूमर इज मैलिग्नेंट नॉट बेनाइन। ओके, सर्टेन स्वेलिंग आर नोटोरियस टू रीअकर, जैसे पैजेड, recurrent fibroids, cystic swelling may occur if cyst wall is not completely removed. Okay. Loss of body weight. Appearance of the swelling may be associated with loss of body weight, and appearance of swelling may be associated with the loss of body weight, and this indicates that swelling could either be malignant growth or cold abscess with the generalized TB. ठीक है। मैलिग्नेंट ग्रोथ रहता है तो उसमें लॉस ऑफ बॉडी वेट होता है, या कोल्ड एब्सेस रहता है उसमें भी बॉडी वेट का लॉस होता है। ओके, पास्ट हिस्ट्री आल्सो इज इम्पोर्टेंट। दिस रिवील्स द प्रेजेंट ऑफ सिमिलर स्वेलिंग और रिकरेंस ऑफ द स्वेलिंग। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर कोई दूसरी स्वेलिंग है पहले हो चुकी है तो उसके बारे में पता चल जाएगा, या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वही स्वेलिंग थी जो कि दोबारा हो गई। पास्ट हिस्ट्री ऑफ सिफिलिस एंड ट्यूबरक्लोसिस में भी क्लू टू प्रेजेंट हिस्ट्री। सिफिलिस के केस में जनरली ऐसा होता है, सिफिलिस और टीबी के केस में स्वेलिंग जो होती है वो रीअकर हो जाती है। पर्सनल हिस्ट्री भी लेना इम्पोर्टेंट है, जैसे हैबिट ऑफ ईटिंग बिटर लीफ, ये मतलब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, इसको लेने की वजह से जो ग्रोथ है वो होना चालू हो जाएगा, एबनॉर्मल ग्रोथ, स्वेलिंग वगैरह। टंग, माउथ, चिक एंड लिप्स। छुट्टा कैंसर ऑफ द हार्ड पैलेट इज सीन इन वुमेन हु यूजेस सिगार विद बर्निंग एंड इन देयर माउथ। ओके, खैनी कैंसर होता है दूसरा। खैनी कैंसर जो होता है इसमें लाइम और टोबैको ये दोनों मिक्स करते हैं, जो कि उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। ओके, लास्ट फैमिली मेंबर्स। ओके, फैमिली मेंबर्स के अंदर अगर कोई स्वेलिंग जो है वो प्रेजेंट है तो वो स्वेलिंग जो है वो हेरिडिटरी भी हो सकती है। ओके, तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो स्वेलिंग होती है, वॉन रेकलिंग गॉशन डिजीज, इसके अंदर जो स्वेलिंग होती है, और मेनी मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये फैमिली के अंदर चलते रहते हैं। So at last what we have studied in this video total, we have start from the
lump and swelling. We first describe what is lump and what is swelling. Then we have discussed about the how to take the history of the swelling and lumps. Then we have discussed about several points. I have given you some DD regarding each and every points. So just visit to that video again, and if you have any query you can ask me in the comment box, and I will post the succeeding video later on in this YouTube channel. So please do subscribing. Thank you.